दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 11। दोस्तों, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये याद करेंगे, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसे 1985 में संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का मूल भाग है, जो नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 323। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कामों की सालाना रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद को बुलाने का अधिकार किसे है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद बुलाने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के हर एक सदन को बुलाता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 महीने से अधिक नहीं होता है, 6 महीने से अधिक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसमें मौलिक अधिकार कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण संविधान के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया? किस देश से भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कनाडा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद को कनाडा से लिया गया है। भारत के संघीय प्रणाली को भारत के संविधान के संदर्भ में नियंत्रित करता है। भारत देश को संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये राष्ट्र मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुसार काम कर रहा है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, ये कनाडा से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 9 दिसंबर 1946।
दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा की प्रक्रिया द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट की प्रक्रिया द्वारा चुना गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का पहला सत्र यानी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपने नागरिकों के प्रति राज्यों के मौलिक दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना जिसके तहत नागरिक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है। स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, इसका स्वतंत्रता शब्द का अर्थ व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधों का अभाव, साथ ही इसका अर्थ व्यक्तियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। ठीक है, प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में विकसित किया गया था? बुनियादी संरचना, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला। ठीक है दोस्तों, बुनियादी संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में विकसित किया गया था। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत को नहीं बदल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है कि कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 270। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में ये वर्णन किया गया है कि केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले कर केंद्र और राज्य दोनों के बीच बांटा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच सभी केंद्रीय करों की आय का बंटवारा अनुच्छेद 370 के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता भारत में कब से प्रभावी हुआ? दंड प्रक्रिया संहिता भारत में कब से प्रभावी हुआ? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, ठीक है, CRPC भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ है। ठीक है, दंड प्रक्रिया भारत में मूल आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रिया पर मुख्य कानून है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार देता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार देता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान यानी माफ करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका पर निर्भर नहीं है, ये कार्यकारी शक्ति है। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं होता है, लेकिन शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद की जब राष्ट्रपति सलाह लेगा उसके बाद ही किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस संविधान से अत्यधिक प्रभावित रही है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जापान। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापानी संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल। ठीक है, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के सिंदरी उत्पादित खाद्य हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यूरिया। ठीक है दोस्तों, सिंदरी झारखंड राज्य में धनबाद ज़िले की नगरपालिका सीमा के भीतर एक औद्योगिक शहर है। इसकी प्रसिद्धि यहाँ के उर्वरक कारखानों के वजह से है, जो 2002 में बंद हो गया था, लेकिन हाल ही में यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ है। इसके अलावा एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी यानी कि ACC, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसका है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित होती है। तो सिंदरी झारखंड का उत्पादित क्या है, खाद क्या कौन सा है? यूरिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में मुंबई से 150 किलोमीटर, ठीक है, और पुणे से 205 किलोमीटर दूरी पर है। ये शहर प्रमुख रूप से हिंदू तीर्थ यात्रियों का प्रमुख केंद्र है। नासिक को भारत की वाइन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह हर 12 साल में होने वाले यहाँ पर हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले की मेज़बानी के लिए भी जाना जाता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। गोदावरी क्या है? गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, गंगा सबसे लंबी नदी है, उसके बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। ये नासिक शहर इसके तट पर बसा हुआ है, इसके किनारे बसा हुआ है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, बुलर झील जम्मू कश्मीर और कश्मीर प्रदेश के बांदीपुर ज़िले में स्थित एक मीठे जल की झील है।
ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील एशिया की दूसरे सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है जो हरमुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। बुलर झील 200 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है। झेलम नदी बुलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, कौन सी नदी है? झेलम नदी क्या है? इसकी नदी बुलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये झेलम नदी बुलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माजुली द्वीप किस द्वीप नदी द्वारा निर्मित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, माजुली असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में स्थित एक बड़ा द्वीप है। माजुली को दुनिया का सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी की और उसकी सहायक नदियाँ विशेषकर लोहित नदी की दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से इस द्वीप का निर्माण समय के साथ हुआ। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर निर्मित माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, नमदफा कहाँ अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये मिशमी पहाड़ियों की दफा बूम श्रेणी और पटकाई श्रेणियों के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम वर्षा में खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, कम वर्षा में कौन सी फसल खेती के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1 और 3। ठीक है, पहला क्या है? हॉर्स ग्राम, दूसरा क्या है? सरसों। ठीक है, 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, भारत में शुष्क भूमि की खेती काफ़ी हद तक 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। ये क्षेत्र कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाते हैं जैसे दाल, हॉर्स ग्राम, रागी, बाजरा, मूंग, चना। ठीक है, और मृदा की नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपायों का अभ्यास करते हैं। तो वहाँ पे ये सरसों और हॉर्स ग्राम ये कम वर्षा में खेती के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ब्राह्मणी। ठीक है, राउरकेला भारत के ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा राज्य में के सुंदरगढ़ ज़िले में स्थित एक नगर है। राउरकेला ओडिशा राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित है। ये ब्राह्मणी नदी और दक्षिण में कोयल नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहीं इन दोनों का संगम स्थल है। इस शहर को नदियों और पर्वतमाला से घेरे हुए है। राउरकेला एक उच्च खनिज क्षेत्र है। ये उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक है। ठीक है, ये स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बना हुआ है। राउरकेला स्टील प्लांट किसके बना है? जर्मनी के सहयोग से बना हुआ है, उड़ीसा में है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कंचनजंगा। दोस्तों, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 8,586 किलोमीटर, किलो नहीं मीटर, 8,586 मीटर, ठीक है, ऊपर उठी हुई है।
कंचनजंगा सिक्किम पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय रेंज में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। कहाँ है कंचनजंगा? ग्रेट हिमालय रेंज में, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो पूर्वी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। इसकी लंबाई है 315 किलोमीटर। ठीक है। ये 12,370 किलोमीटर भूमि में पानी पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों कौन सा है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नवेली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। नवेली तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नवेली अगर आ जाए ऑप्शन में तो भी सही हो जाएगा। ठीक है। और नवेली कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नवेली में पाए जाने वाले कोयले में 35% से ज़्यादा कार्बन सामग्री है। नवेली कोयला खदान कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है। इसके अंतर्गत आता है NLC। ठीक है। NLC एक ऊर्जा कंपनी बनाने के लिए एकमात्र लिग्नाइट खनन और बिजली उत्पादन कंपनी से आगे बढ़ी। भारत में झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चेन्नई। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA यानी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घर के अंदर वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं? घर के अंदर कौन से वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं दोस्तों? इसमें नंबर 1 है अत्यधिक नमी, 2 नए कालीन, 3 बाहरी प्रदूषण, 4 कीटनाशक। और इसमें कूट दिया हुआ है, उसको इसमें से सही उत्तर चुनना है। ठीक है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4। ठीक है। ये चारों सही हैं। चारों क्या क्या हैं? घर के अंदर मुख्य वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है? अत्यधिक नमी भी है, नए कालीन, बाहरी प्रदूषण, कीटनाशक। ठीक है। घर के अंदर प्रदूषण अपर्याप्त वेंटिलेशन, रेडॉन गैस के निकलने, बाहरी प्रदूषण, कीटनाशकों, घर के भीतर अत्यधिक नमी की वजह से होता है। दोस्तों, नए कालीनों को बिछाने के समय कुछ चिपकने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जो वाष्पशील कार्बन यौगिक को छोड़ते हैं, जिससे इंडोर प्रदूषण होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकीय शब्द गढ़ा? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने पारिस्थितिकीय शब्द गढ़ा? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकीय शब्द जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में गढ़ा था। हिप्पोक्रेटिस और अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने प्राकृतिक इतिहास पर अपने अध्ययन में पारिस्थितिकी की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकतक झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1993। जल ग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई, जलकुंभी का संक्रमण और प्रदूषण जैसी पारिस्थितिकी समस्याओं के परिणाम स्वरूप मणिपुर में स्थित लोकतक झील को 1993 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? ठीक है,
दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग वातावरण के तापमान में औसत वृद्धि, ठीक है, जो वैश्विक जलवायु पैटर्न में बदलाव में योगदान कर सकती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ठीक है। प्रवाल भित्तियों का विरंजन, जानवरों की आबादी का व्यापक रूप से गायब होना, ये क्या है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रभाव हैं। चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहां पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान पार्क का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने कहाँ किया है। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जयपुर। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है, ठीक है। तो संविधान पार्क जयपुर में स्थापित किया गया है। संविधान पार्क कहाँ, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थापित किया, यानी उसका उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भगवान देवनारायण जी के 111वें महोत्सव को कहाँ संबोधित किया गया। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, भीलवाड़ा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण के 111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया था। मोदी ने मंदिर दर्शन और परिक्रमा की तथा नीम का पौधा भी लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने ओडेसा के जेंडर साइट श्रेणी में विश्व धरोहर घोषित किया, ये किस देश में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यूक्रेन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह शहर ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को खतरे में विश्व विरासत की सूची में जोड़ने का फैसला किया है, ठीक है। पेरिस ने यूनेस्को पैनल की बैठक द्वारा दिया गया दर्जा ओडेसा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रूस के आक्रमण के बाद से खतरे में है और वित्तीय और तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता तक पहुंच में सक्षम बनाता है। ओडेसा यूक्रेन में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और नगर पालिका है। दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्रमुख पर्यटन केंद्र, बंदरगाह और परिवहन केंद्र भी है, ठीक है। तो ओडेसा कहाँ है, ये है यूक्रेन में और इसको डेंजर साइट श्रेणी विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। शी फीड्स, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ए और बी, ठीक है। ए कौन सा है, पेप्सिको फाउंडेशन और केयर। पेप्सिको और केयर ने भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने और छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, JSW ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने आगामी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला में JWS ग्रुप के साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये महिला से संबंधित प्रश्न है। मनप्रीत मोनिका सिंह ये सिख न्यायाधीश हैं, इन्होंने शपथ ली है अमेरिका में, ठीक है। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली सिख महिला जज बन गई हैं। उन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस
काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मोनिका सिंह पिछले 20 साल से एक पेशेवर वकील होने के साथ ही स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों में शामिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, नासा के नए प्रौद्योगिकीविद कौन है? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, AC चरानिया। ठीक है, AC चरानिया। दोस्तों, भारतीय अमेरिका एयरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ AC चरानिया को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। AC चरानिया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला पॉम लीक पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। केरल के 3 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। संग्रहालय में 650 साल लंबे त्रावणकोर साम्राज्य की दिलचस्प कलाकृतियों का संग्रह है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी और आर्थिक पहलू शामिल हैं। दोस्तों, इसे एक संग्रहालय में बदलने से पहले ये 1887 में सेंट्रल वर्नाकुलर रिकॉर्ड ऑफिस था। संग्रहालय में प्राचीन लिपियों जैसे बत्ते-जुथु, कोले-जुथु, मलयम्मा और प्राचीन तमिल और मलयालम में पांडुलिपियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल गार्डन। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। आम जनता के लिए अमृत उद्यान 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहता है। ठीक है, 26 मार्च, ये याद कर लेंगे। मुगल गार्डन 31 जनवरी तक से 26 मार्च तक खुला रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए रूपरेखा तैयार की है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वर्ष 2030। ठीक है, भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश के प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? किसको भारत ने पीछे छोड़ दिया है और तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जापान। दोस्तों, भारत ने साल 2022 में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड किया है। ये रिकॉर्ड है, साल 2022 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल है, ये नंबर 1 पे है। ठीक है, चाइना फर्स्ट नंबर पर है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। ठीक है, साल 2021 में चीन में कुल 2.62 करोड़ गाड़ियां बिकी थी। वही दूसरे नंबर पर अमेरिका है, अमेरिका सेकेंड नंबर पर है, और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है? इसमें ऑप्शन दोस्तों अमेठी में किया है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए हम बता देते हैं, अमेठी। ठीक है, भारत और रूस ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक कारखाने में AK-203, ठीक है, AK-203 राइफलों का संयुक्त उत्पादन शुरू किया है। ठीक है दोस्तों,
इसमें अमेठी किसी में ऑप्शन नहीं है, तो ये चारों गलत हैं, यहाँ कहीं नहीं है। अमेठी में शुरुआत की है, अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू हुआ है, भारत और रूस के संयुक्त रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 23 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स का 2023 संस्करण वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। संचालन स्तर का ये अभ्यास द्विवार्षिकीय रूप से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें न सिर्फ भारतीय नौसेना की सभी इकाइयाँ बल्कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षा बल से जुड़ी परिसंपत्तियों ने भी भाग लिया है। ठीक है, तो इसमें ट्रोपैक्स 23 का आयोजन भारतीय नौसेना, और इसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना, ठीक है, इन सब ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की? 1 अप्रैल 2023 से कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 20%। गन्ने और अन्य कृषि जिन्सों से निकाले गए 10% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का मूल्य लक्ष्य रूप नवंबर 2022 था, लेकिन देश की कुल चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 23 से एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलने की घोषणा हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूविन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यूविन, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यूविन नाम से एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम को हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिलों में पायलट मोड में शुरू किया गया है। ये यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है, UIP के लिए डिजिटलीकरण और वास्तविक समय के आधार पर टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने में सक्षम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 18 जनवरी को भारत के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार पहला दोहरा शतक बनाया। दोस्तों, शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान 149 गेंदों में 19 चौके लगाए। ठीक है, और 9 छक्के की मदद से 208 रन बनाए, 9 छक्के मारे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 2047। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक 26 ट्रिलियन डॉलर बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, शुभ्रा गुप्ता। इरफान खान अ लाइफ मूवीज़ की लेखिका दोस्तों शुभ्रा गुप्ता हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।